गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कर लिए थे हमने, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, कमा रही है, कंपनी ने वो लाभ शेयर होल्डर में ना डिस्ट्रीब्यूट करके खुद के पास ही रिटेन्ड कर लिए, खुद के पास ही रख लिए, वो क्या कहलाएगा? प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कहलाता है। कोई भी नई कंपनी होती है तो उसके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, वो शेयर्स इशू कर सकती है, वो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। लेकिन कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो मार्केट में पहले से ही है, वो अपने इंटरनल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकती है। इंटरनल सोर्सेज में कौन सा सोर्स है हमारा? रिटेन्ड अर्निंग। इस रिटेन्ड अर्निंग को ही क्या कहते हैं हम? प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। जब कंपनी अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट्स एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि कुछ प्रॉफिट अपना री इन्वेस्ट कर देती है, वो क्या कहलाएगा? रिटेंशन ऑफ अर्निंग या रिटेन्ड अर्निंग। इसी को कहते हैं हम सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी ने जो अपना लाभ कमाया, प्रॉफिट्स कमाया, उसमें से सबसे पहले कंपनी ने ब्याज दिया यानी इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी ने टैक्स पे करा। टैक्स पे करने के बाद कंपनी कुछ प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट्स को रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करती है। डिफरेंट रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, रिप्लेसमेंट फंड हो गया, इस तरीके से ट्रांसफ़र करती है। कंपनी इन प्रॉफिट्स का यूज़ कर सकती है अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनी इन सोर्सेज का यूज़ कर सकती है। ये तो थे हमारे, ये है हमारा प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहला है, ये जो मेथड है ये इकोनॉमिकल है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। कहीं बाहर से पैसा लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लागत पे करनी पड़ती है, लेकिन बिज़नेस खुद का ही पैसा पे कर रहा है तो बिज़नेस को कोई लागत पे नहीं करनी पड़ी, इसलिए हमने इसे क्या कहा? इकोनॉमिकल। सेकंड है, ये एक तरीके से आपके फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटीज़ हो जाती है, कोई शॉक लगता है बिज़नेस को, यानी कोई नुकसान होता है, तो बिज़नेस उस नुकसान की क्या कर सकता है? भरपाई कर सकता है इन प्रॉफिट से। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फॉलोइंग ए बैलेंस्ड डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी क्या कर सकती है? अपने इस प्रॉफिट्स में से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाया, कई बार कंपनी प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। जिस साल कंपनी को प्रॉफिट्स कम होते हैं, कंपनी उस साल इस प्रॉफिट्स का यूज़ कर सकती है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कंपनी के अपने आप पे डिपेंड रहती है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, कंपनी को आउटसाइड से पैसा नहीं लेना पड़ा, और यही क्या करता है? कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस को इंक्रीज़ करता है। ये तो हमने पढ़े इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस या फिर डेंजर क्या है एक्सेसिव प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का। जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स अपने पास रख लेती है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। हर चीज़ के जहाँ एडवांटेजेस है वहाँ डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेज है मिसयूज़ ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। मिसयूज़ ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट ने जो प्रॉफिट्स कमाया रखा अपने पास वो हमेशा ही कंपनी के बेनिफिट्स के लिए यूज़ हो, शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट के लिए यूज़ हो। कई बार क्या करते हैं, इस प्रॉफिट्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया गया जो अनप्रॉफिटेबल है, जो बिज़नेस के लिए भी नुकसानदायक और शेयर होल्डर के लिए भी नुकसानदायक है। सेकेंड है ओवर कैपिटलाइजेशन। रिटेन्ड अर्निंग से कंपनी ने, कई बार कंपनी क्या करती है, रिटेन्ड अर्निंग का यूज़ करती है शेयर होल्डर में बोनस शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब बोनस शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा तो क्या हुआ? ये ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज। कॉन्टीन्यूसली कंपनी अगर प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कर रही है, कॉन्टीन्यूसली कंपनी प्रॉफिट्स को अपने पास रिटेन कर रही है, तो कंपनी की मार्केट में क्या क्रिएट हो जाती है? मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। कुछ और है, नेक्स्ट है मैनिपुलेशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट शेयर की मार्केट वैल्यू को मैनिपुलेट करता है। किस तरीके से मैनिपुलेट करता है? कंपनी ने क्या करा? अपने प्रॉफिट्स को अपने पास रख लिया, यानी शेयर होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, यानी डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी? कम होगी। शेयर की मार्केट वैल्यू कम हुई तो कंपनी ने अपने ही शेयर्स को क्या कर लिया? रिड्यूस्ड प्राइस पर। मार्केट वैल्यू कम हुई यानी अपने ही शेयर्स को रिड्यूस्ड प्राइस पर कंपनी ने क्या करा? परचेज करा। नेक्स्ट है डिससेटिस्फेक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स। जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अपने पास रखने लग जाती है, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिल रहा, बहुत कम मिल रहा है, तो शेयर होल्डर में भी डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होती है। तो ये हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डिबेंचर। डिबेंचर फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए। कंपनी ने क्या करा? मार्केट से एज ए लोन लिया,
और उस लोन का नाम क्या दिया, डिबेंचर दिया, उसे कहते हैं हम डेप्ट कैपिटल कहते हैं। डेप्ट होता क्या है, डिबेंचर होता है कि एक सर्टिफिकेट इशू किया, एक्नॉलेजमेंट इशू करा कंपनी ने कि शेयर कंपनी ने मार्केट से पैसा लिया, लोगों से पैसा लिया, एक सर्टिफिकेट इशू करा। ऐसे होते हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। इंडिया के अंदर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में कोई डिफरेंस नहीं है। बॉन्ड का मतलब होता क्या है, कोई भी आपने लोन लिया और बदले में कुछ ना कुछ एसेट सिक्योर्ड कर दिया, एसेट गिरवी रख दी, वो क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। जबकि डिबेंचर क्या होता है, अनसिक्योर्ड अकॉर्डिंग टू यूएसए स्टेटमेंट। लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में इशू कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी सिंपल सा है, कंपनी ने मार्केट से लोन लिया, लोन के बदले में एक सर्टिफिकेट इशू करा और वो सर्टिफिकेट किस नाम से है, डिबेंचर के नाम से है। कंपनी जिस तरीके से शेयर्स इशू करती है उसी तरीके से कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। जो लोग कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं वो कंपनी क्या कहलाते हैं, डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। डिबेंचर के जो आप कंपनी ने मार्केट से पैसा लिया वो लोग कंपनी के क्या बने, डिबेंचर होल्डर, वही क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर को कंपनी के को पैसे देने के बदले में क्या मिलता है, कंपनी से इंटरेस्ट मिलता है। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है डिबेंचर्स की। सबसे पहली है मैच्योरिटी। डिबेंचर जब भी इशू करते हैं तब हम बता देते हैं कि इसकी रिडम्पशन क्या होगी, यानी किस डेट पर आपको पैसे आपके वापस दिए जाएंगे। तो अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं कर सकती तो एक डिबेंचर होल्डर कंपनी को वाइंड अप करने की तक की बात कर सकते हैं, बंद करने तक की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्लेम ऑन इनकम। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, कंपनी से इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। अगर हम किसी को पैसा उधार देते तो हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। सेम कंपनी ने मार्केट से लोगों से पैसा लिया तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट्स हो चाहे कंपनी को लॉस हो। अगर कंपनी किसी साल डिबेंचर होल्डर को लाभ इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाती अपने लाभों के ना होने की वजह से, तो डिबेंचर होल्डर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं और इसकी वजह से कंपनी वाइंड अप भी हो सकती है। तो ये है इसकी करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है क्लेम ऑन एसेट्स। डिबेंचर या तो सिक्योर्ड हो सकते हैं, इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स कैसे हो सकते हैं, फिक्स्ड सिक्योर्ड हो सकते हैं या फिर फ्लोटिंग सिक्योर्ड हो सकते हैं। फिक्स चार्ज यानी फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज हो सकता है या फिर फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। फिक्स चार्ज यानी कुछ फिक्स एसेट्स या कुछ स्पेसिफिक एसेट्स क्या करी, गिरवी रख दी। गिरवी रखने का ये मतलब नहीं है कि डिबेंचर होल्डर को दे या अपने पास रखो, ऐसा नहीं है। फिक्स चार्ज का मतलब कुछ स्पेसिफिक एसेट्स गिरवी रखी और यानी कंपनी उन एसेट्स को बेच नहीं सकती, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। और कंपनी कल को अगर वाइंड अप होती है तो सबसे पहले इन डिबेंचर्स को इस फिक्स चार्ज की एसेट्स को बेचकर पेमेंट की जाती है। और फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, कंपनी उन एसेट्स को सेल कर सकती है, ट्रांजैक्शन कर सकती है उन एसेट्स से, और कंपनी जब वाइंड अप होती है इन डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की जाएगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद और अनसिक्योर्ड को पेमेंट करने से पहले। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग राइट। डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर नहीं होते, तो इनके पास कंपनी के ऊपर कोई भी कंट्रोलिंग राइट नहीं होता। ये कंपनी को ना के लिए ना तो वोट कर सकते ना ही डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकते। लेकिन अगर कंपनी किसी भी साल ब्याज की पेमेंट नहीं कर पाई या मूलधन की पेमेंट नहीं कर पाई तो ये कंपनी का कंट्रोल टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायबैक प्रोविज़न। बायबैक प्रोविज़न यानी अपने ही डिबेंचर्स को एक स्पेसिफिक प्राइस पर मैच्योरिटी से पहले मार्केट से दोबारा खरीदना। एक स्पेसिफिक प्राइस पर मैच्योरिटी डेट से पहले मार्केट से दोबारा खरीदना क्या कहलाता है, वो बायबैक कहलाता है। अब ये हायर भी हो सकता है पार वैल्यू से और लोअर भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिबेंचर्स के फ़ायदे क्या है कंपनी को, एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है। सबसे पहले चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जो डिबेंचर की जो ब्याज की दर होती है वो लाभांश की दरों से कम होती है और जो डिबेंचर का ऊपर ब्याज है वो पहले पे किया जाता है और उसके बाद टैक्स पे किया जाता है, यानी टैक्स डिडक्टिबल है ये। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस फॉर ए फिक्स पीरियड। डिबेंचर से हमें कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पैसा मिल जाता है। टाइम पीरियड पहले से ही क्या होता है, इसका फिक्स होता है। जब हमने डिबेंचर इशू करें उसी टाइम बता दिया जाता है कि कब डिबेंचर्स की रिडम्पशन होगी। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब आप इक्विटी के साथ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस को यूज़ करें वो कहलाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट। अब कंपनी को ये भी फ़ायदा है कि इनको वोटिंग राइट नहीं है तो ये कंपनी के मैनेजमेंट में कोई भी दखलंदाजी नहीं करते।
फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी को लगता है कि कंपनी के पास पैसा आ गया तो कंपनी इनको इनकी मैच्योरिटी डेट से पहले भी क्या कर सकती है, रिडीम कर सकती है। नेक्स्ट है इशू इजी टू इशू ड्यूरिंग डिप्रेशन, मंदी के समय में जब पता है लोगों को कि अब मंदी का समय है, शेयर्स को खरीदने का कोई बेनिफिट नहीं है, और अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करे तो कंपनी डिबेंचर्स को इजीली इशू कर सकती है, क्योंकि डिबेंचर्स के ऊपर लोगों को भी पता है कि ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट्स हो चाहे कंपनी को लॉस हो। हेल्पफुल इन रिमूविंग ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को रिड्यूस किया जा सकता है अपने डिबेंचर्स की, क्योंकि हम टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, रिडम्पशन करते रहते हैं। तो ये है हमारे इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स कंपनी के लिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस इसकी इन्वेस्टर्स के लिए, जो पैसा दे रहा है उसको क्या क्या लाभ है डिबेंचर्स लेने के। उसको एक तो है कि उसको फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट्स हो चाहे कंपनी को लॉस हो, बहुत कम रिस्क होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है, इशू के टाइम बता दिया जाता है कब हम डिबेंचर की रिडम्पशन करेंगे, यानी आपका पैसा कब आपको वापस दिया जाएगा। लिक्विडिटी, यानी डिबेंचर्स को हम इजीली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ कन्वर्जन, डिबेंचर्स को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कराना, और जब डिबेंचर्स को शेयर्स में चेंज किया जाता है तो उससे पहले तक का जितना भी डिबेंचर्स का ब्याज बनता है वो उनको पे किया जाता है। ये तो थे, पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े कंपनी के लिए, फिर हमने एडवांटेजेस पढ़े इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी के लिए क्या नुकसान है इसके। पहला है लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, कंपनी को लीगली ब्याज देना ही पड़ता है, अगर नहीं देती तो कंपनी के ऊपर केस हो जाता है, कंपनी के बंद होने तक की नौबत आ जाती है। सेम प्रिंसिपल के साथ है, कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है, कंपनी को क्या पे करना है, उनके टाइम पर प्रिंसिपल की अमाउंट पे करनी है। मॉर्गेजिंग ऑफ एसेट्स, यूजुअली डिबेंचर कंपनी की जो एसेट्स होती है वो डिबेंचर के बदले में मॉर्गेज की जाती है, और कंपनी के वो एसेट पहले से गिरवी है तो फर्दर कंपनी लोन नहीं ले सकती उस एसेट के बदले में। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश आउटफ्लोज, जब हम डिबेंचर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो डिबेंचर की कई बार इंटरेस्ट रेट होती है वो हायर होगी। कैश आउटफ्लोज, डिबेंचर्स के हमें टाइम टू टाइम रिडम्पशन करते रहते हैं तो क्या होता है इससे कैश आउटफ्लो। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन इन द डिबेंचर ट्रस्ट डील, जब भी डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो इसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, और कंपनी को वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने के बाद ही कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। और इसके ये तो थे कंपनी के लिए क्या हानियाँ हैं, और शेयर होल्डर के लिए क्या हानियाँ हैं। ना तो उन्हें कंपनी में वोटिंग राइट होता, ना ही उन्हें उनके प्राइस कई बार फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अब कई बार एक्सट्रीम फाइनेंशियल सिचुएशन हो जाती है कि रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो ये थे इसके, हमने एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक करे, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, और नेक्स्ट हमने क्या करा इसके अंदर डिबेंचर्स। थैंक यू।